देखिए, कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जिसका नाम नौर है। नौर के फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपनी मदर के साथ रहता है। नौर की मदर कुछ दिनों से काफी बीमार है। नौर अपनी माँ की बहुत सेवा करता है। उसकी माँ को इस बात का अफसोस था कि वो नौर के लिए कुछ नहीं कर सकी, पर वो चाहती थी कि नौर अपने सारे सपने पूरे करे। शाम को नौर अपनी माँ के लिए सूप बनाकर लाता है और देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। नौर अपनी मदर को अपने फादर के साइड में ही दफना देता है। नौर का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। नौर जंगल में रहता है और घर के सारे काम करना उसे आते हैं। अब एक दिन नौर को अपने फादर की एक किताब मिलती है जिसमें से उसके फादर नौर को कहानियां सुनाया करते थे। वो अक्सर ही नौर को एडवेंचरर्स की कहानियां सुनाते थे। नौर उनसे पूछता है कि एडवेंचरर क्या होता है। उसके फादर बताते हैं कि कोई ऐसा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े से ड्रैगन को मार डाले या किसी बूढ़े जादूगर से मैजिक स्पेल सीखे और जंगल को कर्स से मुक्ति दिलाए। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अपनी तलवार उठाकर हर मुश्किल का डट कर सामना करता है। ऐसे इंसान को एडवेंचरर कहा जाता है। अब नौर डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। वो अपने फादर और मदर की समाधि पर जाकर उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाउन से बाहर जा रहा है और उसे एक एडवेंचरर बनना है। अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरियों के लिए नौर ढेर सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है। अगले दिन नौर रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा शहर था। नौर यहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। मास्टर नौर से कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नौर उसे बताता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। ये सुन मास्टर को नौर पर तरस आ जाता है और वो नौर से कहता है कि एडवेंचरर बनने के लिए पहले उसे ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा जहाँ उसे ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि एडवेंचरर बनने के लिए उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे जादू करना या तलवार चलाना। सबसे पहले नौर तलवारबाजी वाली क्लास में जाता है ताकि वो भी एक ही वार में बड़े बड़े ड्रैगन्स को मार सके। अब नौर तलवार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। बाकी लोगों की तलवार से आग और बिजली जैसी चीजें निकल रही थीं, लेकिन नौर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन नौर ने कोई भी स्किल नहीं सीखी थी। नौर का टीचर उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि अब उसे अपनी ट्रेनिंग यहीं छोड़ देनी चाहिए। इतने महीने के बाद भी वो बस स्पैरिंग जैसी मामूली स्किल ही सीख पाया है। दोस्तों, किसी दुश्मन के अटैक को रोककर उसे खुद से दूर करने को पैरी कहा जाता है। टीचर चाहता था कि नौर अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले, क्योंकि तलवारबाजी में उसका कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद नौर वॉरियर स्कूल में जाता है जिसमें हर हथियार से लड़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर नौर को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ महीनों बाद यहाँ का टीचर कहता है कि नौर का शरीर तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है लेकिन वो कोई और स्किल नहीं सीख पाया है, तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद नौर हंटर स्कूल में जाता है, पर वो धनुष को हाथ में लेते ही उसे तोड़ दे रहा था। इसके बाद नौर थीफ स्कूल में जाता है, लेकिन नौर खजाने के पास लगे किसी ट्रैप को डिसेबल नहीं कर पाता, तो थीफ बनना उसके बस का नहीं है। नौर फिर जादूगर स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ महीने बाद नौर अपनी उंगली से मोमबत्ती जितनी आग ही जला पा रहा था। नौर फिर क्लैक्रिक स्कूल में जाता है। यहाँ पर नौर हल्की चोटें तुरंत हील करना सीख जाता है, पर ये एक मामूली स्किल थी और नौर यहाँ से भी निराश होकर लौट जाता है। नौर वापस गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वो कोई अच्छी स्किल नहीं सीख पाया, जिस कारण से मास्टर नौर को एडवेंचर की जॉब के लिए हायर नहीं कर सकता। ये सोचकर कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, नौर वापस अपने घर लौट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो ये सोचता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं तो क्या हुआ, उसे जो चीज आती है वो उसी स्किल को लगातार ट्रेन करेगा। नौर को उसके तलवारबाजी वाले टीचर ने कहा था कि अगर वो एक ही स्किल की बार बार प्रैक्टिस करता है तो हो सकता है कि वो किसी नई स्किल को मास्टर कर ले। उस क्लास से नौर ने पैरी करने की स्किल ही सीखी थी, तो वो एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है।
करीब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉर एक ही वार में 10 तलवारों को पैरी कर पा रहा था। करीब 3 साल के बाद नॉर एक वार में 100 तलवारों को पैरी कर लेता है, लेकिन उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। इस तरह तो नॉर का एडवेंचरर बनने का सपना ही रह जाएगा। पर फिर भी नॉर गिव अप नहीं करता। वो अकेला ट्रेनिंग करता ही रहता है और कड़ी ट्रेनिंग करते हुए उसे कुल 14 साल बीत जाते हैं। नॉर अब बड़ा हो गया था और वो एक वार में 1000 तलवारों को पैरी कर पा रहा था, पर फिर भी उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। अब एक आखिरी ट्राई करने के लिए नॉर फिर से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी स्किल्स बताता है, जो थी पैरी, फिजिकल एनहेंसमेंट, पत्थर फेंकना, फेदर स्टेप, लो हील और टाइनी फ्लेम। ये सब काफी मामूली स्किल्स थीं। तो यहाँ की असिस्टेंट नॉर से कहती है कि उसे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए, जिस पर नॉर कहता है कि वो पहले ही उन सब के पास जा चुका है। ये सुन असिस्टेंट कहती है कि फिर तो वो रजिस्टर नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है, जो कि शुरू में तो नॉर को पहचान भी नहीं पाता। नॉर मास्टर को बताता है कि कैसे वो 14 सालों से अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी पैरी स्किल को ही थोड़ा सुधार पाया है। अब मास्टर नॉर को बताता है कि एडवेंचरर्स अलग अलग रैंक के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। ई रैंक का एडवेंचरर बनने के लिए भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा यूजफुल स्किल होनी चाहिए, जो कि नॉर के पास नहीं है। नॉर अब ये सुन निराश हो जाता है और कहता है कि शायद अब उसे हार मान लेनी चाहिए। अब मास्टर को नॉर पर तरस आ जाता है और वो उससे कहता है कि ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होती है, एफ रैंक, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन उस रैंक में नॉर किसी भी असली क्वेस्ट पर नहीं जा सकता। वो बस शहर के छोटे मोटे काम कर सकता है, जिसके बदले उसे थोड़े पैसे मिलेंगे। ये रैंक असल में भिखारियों के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें थोड़ा रोजगार मिल सके, पर इसमें कोई एडवेंचर वाले काम नहीं मिलेंगे। नॉर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एफ रैंक के लिए तैयार है। मास्टर अब नॉर को एफ रैंक के लिए रजिस्टर कर देता है और अपना लाइसेंस देख नॉर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद नॉर को छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे कि बोझा उठाना, जिसके लिए वो फिजिकल इनहेंसमेंट स्किल का यूज करता है। किसी की भागी हुई बिल्ली पकड़ना, जिसमें उसके मुंह पर खरोच के निशान भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर लो हील से उन्हें ठीक कर लेता है। नॉर अब रोज ऐसे ही काम करने लगता है। शाम को वो अपनी पैरी स्किल की प्रैक्टिस भी करता है। नॉर सोचता है कि एक एडवेंचरर बनकर लोगों की मदद करने का उसका सपना पूरा हो गया है। हालांकि नॉर बस लोगों के लिए मजदूरी कर रहा था, लेकिन वो इसमें भी काफी संतुष्ट था और उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। अगले दिन नॉर एक आंटी के यहाँ उसकी गली की नाली साफ करने जाता है और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। इसके पास में ही एक बड़ी सी गुफा थी, जिसके अंदर से नॉर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। नॉर जल्दी से भागकर गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की किसी तरह के स्पेल में बंधी हुई थी और दिखने में ये कोई राजकुमारी लग रही थी। इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था, जिसे मिनोटॉर कहा जाता है। ये पौराणिक कथाओं का एक दानव है, जिसका सिर सांड का और शरीर इंसानों जैसा होता है। लेकिन नॉर को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है और उसे लगता है कि ये एक बड़ी सी काऊ है। ये मॉन्स्टर अब उस राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। राजकुमारी के गार्ड्स उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है। सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो मॉन्स्टर राजकुमारी की तरफ बढ़ता है, तो नॉर गार्ड की तलवार उठाकर मॉन्स्टर की आंख पर पत्थर मारता है। मॉन्स्टर अब नॉर पर अटैक करने आता है और उसके अंदर अपने सींग घुसाने लगता है, पर नॉर उसे तलवार से पैरी कर साइड में फेंक देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन नॉर उसके सारे अटैक्स को पैरी करता जा रहा था। अब नॉर को बचना तो आता है, लेकिन उसके पास कोई भी अटैक स्किल्स नहीं थे। मॉन्स्टर फिर से राजकुमारी को मारने दौड़ता है, तो नॉर फेदर स्टेप से तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और इस अटैक को भी पैरी कर देता है, लेकिन अब तक उसकी तलवार टूट जाती है। नॉर मन में सोचता है कि भले ही वो एक एडवेंचरर हीरो नहीं बन सका, लेकिन वो इस डरी हुई लड़की को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। नॉर अब टूटी तलवार से ही मॉन्स्टर के अटैक को पैरी करता है। इससे मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है
है और उसी की गर्दन काट देती है। मॉन्स्टर के मरते ही राजकुमारी आजाद हो जाती है। वहीं नॉर सोचता है कि आज तो बाल बाल बच गए। वो सोचता है कि एक मामूली काऊ को मारने में मुझे इतनी मुश्किल हुई तो मैं दुनिया घूमने वाला एडवेंचरर क्या खाक बन पाऊंगा। वो लड़की अब उसकी जान बचाने के लिए नॉर का शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन नॉर अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चला जाता है। इस राजकुमारी का नाम लीन था और उसे ढूंढते हुए यहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं। वहीं इधर नॉर सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि एक काऊ इतनी खतरनाक हो सकती है, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और इसके बाद लिन को लेने उसके बाकी गार्ड्स आ जाते हैं। उस मॉन्स्टर की लाश को भी अच्छे से एग्जामिन किया जा रहा था और लिन को प्रोटेक्ट करने में जिन गार्ड्स ने अपनी जान गंवाई है, लिन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। लिन के भाई लॉर्ड रेन को इस हादसे के बारे में पता चलता है। वो जानता था कि मिनोटॉर जैसे डीमन अपने आप ही प्रकट नहीं होते, बल्कि उन्हें समन किया जाता है। इन्हें वहाँ पर एक रिंग भी मिली थी जिसकी मदद से मिनोटॉर को कंट्रोल किया जा रहा था, यानी कि किसी इंसान ने ही उस मॉन्स्टर को बुलाया था। उस रिंग में लगा स्टोन काफी कीमती है जिसे खरीद कर हासिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये काम किसी अंदर वाले का नहीं है और ये काम जरूर इनके दुश्मन देश डेरिदस का होगा। उन्होंने मॉन्स्टर के जरिए राजकुमारी को मारने की कोशिश की है, यानी कि वो इनके देश के साथ युद्ध चाहते हैं। इनके देश में एक डंजन है जिसके अंदर ढेर सारे कीमती रेलिक्स भरे हुए हैं और डेरिदस उसी डंजन को हासिल करना चाहता है। लेकिन जिस आदमी ने उस मॉन्स्टर को मारा था उसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। इधर नॉर मास्टर्स गिल्ड में जाता है जहां मास्टर उसे बताता है कि कल नॉर जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था। वो ए रैंक का मॉन्स्टर था और किसी अनजान आदमी ने उसे मार गिराया। नॉर को समझ ही नहीं आता कि यहाँ उसकी बात हो रही है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कल उसने एक मामूली सांड को मारा है। नॉर अब मास्टर से अगला काम मांगता है। मास्टर नॉर को समझाता है कि उसे ये मजदूरी का काम छोड़कर कोई ढंग की जॉब कर लेनी चाहिए, वहाँ वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। तभी राजकुमारी लिन यहाँ पर आ जाती है। वो नॉर से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी डिटेक्शन स्किल का यूज करते हुए उसके पास गई। लिन ने मैजिक स्कूल कंप्लीट किया है और उसके पास काफी सारी स्किल्स हैं, लेकिन वो सब बेसिक लेवल पर है। अब लोग यहाँ लिन को पहचानने लगे थे, इसीलिए लिन नॉर को लेकर बाहर आ जाती है। वो अपनी साउंड प्रूफिंग और गायब होने वाली स्किल का भी यूज करती है जिससे कोई इन्हें देख या सुन ना सके। लिन उसकी जान बचाने के लिए नॉर का ठीक से शुक्रिया करना चाहती थी और वो उसे बहुत बड़ा इनाम देने का बोलती है, पर नॉर कहता है कि उसका शुक्रिया ही काफी है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। लिन कहती है कि उसके फादर भी नॉर से मिलना चाहते हैं, वो उसे ढेर सारी जमीन भी दिलवा सकते हैं या अगर नॉर को कोई परेशानी है तो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन नॉर बस मना ही किए जा रहा था। इससे अब लिन दुखी हो जाती है और जिद करती है कि जब तक नॉर उससे कोई उपहार नहीं लेगा तब तक वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। अब नॉर लिन के फादर से मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद लिन नॉर को अपने महल में ले जाती है, जिसे देखकर नॉर सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा घर है, लिन जरूर बहुत अमीर घराने से है। इन दोनों को इनस नाम की लड़की मिलती है जो कि असल में लिन की बॉडीगार्ड है, पर नॉर को लगता है कि ये इस घर की नौकरानी होगी। लिन उसे बताती है कि नॉर ने ही उसकी जान बचाई थी और इनस दोनों को राजा के पास ले जाने लगती है। रास्ते में इन्हें गिलबर्ट नाम का आदमी मिलता है जो नॉर को देखते ही पहचान जाता है कि इसी ने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। इनस गिलबर्ट को उनके साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे नॉर पर भरोसा नहीं था। इधर राजा क्लेस अपने बेटे रेन के साथ मीटिंग कर रहा था कि कैसे दुश्मन देश डेरिदस शांति समझौता करने को तैयार नहीं है, उन्हें डंजन पर पूरा हक चाहिए। बदले में वो क्लेस को अपनी मिलिट्री पावर लोन की तरह दे सकते हैं। राजा क्लेस ने ये ऑफर ठुकरा दिया था और डेरिदस किंग ने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। खैर तभी यहाँ लिन और बाकी लोग आ जाते हैं। रेन लिन पर गुस्सा करता है कि वो अकेले बाहर क्यों गई थी, पर लिन कहती है कि उसे अपनी जान बचाने वाले इंसान को ढूंढना था और नॉर ही वो इंसान है। ये सुन राजा नॉर के पास आता है और उससे हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया करता है। नॉर कहता है कि वो पहली बार इतने अमीर लोगों के घर आया है तो उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। राजा अब कहता है कि वो बिना इनाम दिए तो नॉर को यहाँ से नहीं जाने देगा, तो नॉर को जितना भी पैसा या जमीन या जो भी इनाम
मांगना है वो मांग सकता है, पर नॉर कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा बोलता है कि उनके देश में सबसे पुराना डंजन है जिसके अंदर से ढेर सारी कीमती चीजें निकलती रहती है और ये उन्हें ट्रेजर हॉल में रखते हैं। तो नॉर चाहे तो डंजन का आधा खजाना ले सकता है, लेकिन नॉर साफ मना कर देता है, उसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए। राजा सोचता है कि वो और क्या नॉर को दे सकता है। तभी वो अपनी गद्दी के पीछे रखी एक तलवार निकाल कर लाता है जो देखने में काफी अजीब थी। ये तलवार राजा को अपने एडवेंचर के समय मिली थी, लेकिन अब बस ये डेकोरेशन की तरह ही रखी रहती है। राजा ये तलवार नॉर को दे देता है। ये ज्यादा कीमती तोहफा नहीं है, ये सोचकर नॉर इस तलवार को रख लेता है, लेकिन ये काफी भारी थी। इसे उठाने के लिए नॉर फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है। अब वो इस तलवार को एक हाथ से ही घुमा पा रहा था। ये देख राजा और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। राजा नॉर से उसकी बेटी लिन को ट्रेनिंग देने को भी कहता है ताकि वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सके, पर नॉर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो लिन को सिखा पाएगा और अगर उसे कुछ सीखना है तो वो खुद डिसाइड करेगी। पेरेंट्स को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुन राजा हंसने लगता है। इसके बाद नॉर यहाँ से जाने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये तलवार उसके क्या काम आएगी और तभी उसे याद आता है कि ये तलवार स्टेला के घर की नाली जितनी ही चौड़ी है, तो इस तलवार का यूज करके वो जल्दी जल्दी नाली साफ कर पाएगा। तभी नॉर के पीछे ईनस आ जाती है और कहती है कि उसे कुछ बात करना है। वो अपनी रूडनेस के लिए नॉर से माफी मांगती है। उनका काम है क्लेस फैमिली को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। नॉर बोलता है कि मुझे लगा था तुम नौकरानी हो। ईनस बताती है कि वो क्लेस फैमिली की मिलिट्री की वाइस कैप्टन है और उसे द डिवाइन शील्ड भी कहा जाता है और उसका काम है अपनी जान देकर भी लेडी लिन की रक्षा करना। और क्योंकि नॉर ने लिन की जान बचाई थी तो उसने एक तरह से ईनस की भी जान बचाई है। उस दिन ईनस किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए वो लेडी लिन के साथ नहीं थी। खैर, ईनस कहती है कि अगर नॉर को किसी तरह की कोई मदद चाहिए हो तो वो उसे बता सकता है। नॉर कहता है कि वो जरूर बताएगा। अब आखिर में ईनस नॉर को डांट लगाती है कि वो राजा से ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे वो कोई आम आदमी हो और अगली बार उसे राजा के सामने तमीज से पेश आना होगा। इसके बाद ईनस नॉर से उसका नाम पूछती है और जब नॉर उसे अपना नाम बताता है तो अचानक ही ईनस को कुछ होता है, पर वो नॉर से कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अब नॉर घर जाने के लिए मुड़ा ही था कि गिलबर्ट उसके सामने आ जाता है। वो देखना चाहता था कि नॉर में कितनी ताकत है, इसलिए वो उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और नॉर बस यही सोच रहा था कि उसे घर कब जाने को मिलेगा और वो नॉर को एक ट्रेनिंग रूम में लेकर जाता है। गिलबर्ट चाहता था कि नॉर उसके साथ एक एक प्रैक्टिस फाइट करे। वहीं नॉर ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी किसी दूसरे के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। अब नॉर एक लकड़ी की तलवार उठा लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। नॉर सोच रहा था कि गिलबर्ट उससे ज्यादा अच्छा फाइटर होगा, तो उससे फाइट करके नॉर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं आसपास के लोग नॉर को देख बोलते हैं कि आखिर ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। इसके बाद गिलबर्ट अपने भाले से नॉर पर अटैक कर देता है। वो लगातार उस पर हमले किए जा रहा था, लेकिन नॉर आराम से उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा था। वो मन में गिलबर्ट की तारीफ करता है कि इसके मूवमेंट्स तो काफी अच्छे हैं, इसने जरूर कड़ी ट्रेनिंग की होगी। लेकिन नॉर के लिए ये अटैक बहुत स्लो थे, शायद वो नॉर के सामने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाना चाहता। अब नॉर गिलबर्ट से कहता है कि उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है और वो अपनी पूरी स्पीड से अटैक कर सकता है। अब गिलबर्ट और भी ज्यादा स्पीड से नॉर पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी नॉर उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। नॉर के पास कई मौके थे गिलबर्ट पर पलटवार करने के, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट सोचता है कि आखिर वो नॉर को छू क्यों नहीं पा रहा और नॉर को देख के लगता नहीं कि वो इस फाइट को सीरियसली ले रहा है। नॉर फिर से गिलबर्ट से कहता है कि तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं हैंडल कर लूंगा, जबकि गिलबर्ट पहले ही फुल स्पीड से अटैक कर रहा था। नॉर भी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो और जो ट्रेनिंग मैं इतने सालों से ले रहा था उसकी वजह से मैं काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। इसके बाद गिलबर्ट अपने अल्टीमेट अटैक ड्रैगन ग्रेव से नॉर पर हमला करता है और अपने भाले को सीधा नॉर के गले पर मारता है, पर वो देखता है कि नॉर तो उसके सामने है ही नहीं, बल्कि वो उसके साइड में खड़ा था। नॉर ने गिलबर्ट का फाइनल अटैक भी डॉज कर दिया था, जो देख गिलबर्ट काफी चौंक जाता है।
लेकिन तभी नॉर कहता है कि मैं हार मानता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इधर लोग बातें कर रहे थे कि कैप्टन के फाइनल अटैक से कोई कैसे बच सकता है, शायद वो नकली भाला था इसीलिए वो आदमी उड़ गया होगा, असली होता तो उसकी गर्दन अलग हो जाती। इसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गिलबर्ट के अंदर भाला चलाने का काफी हुनर था और उसे फाइट में कोई भी नहीं हरा पाता था। गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और ज्यादा पावरफुल होता गया। वो अलग अलग टाउन में जाकर वहाँ के स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ता था, लेकिन फिर गिलबर्ट से लड़ने लायक कोई बचा ही नहीं। उसने रॉयल कैपिटल में भी सभी फाइटर्स को हरा दिया था। अब एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट को बताता है कि उनके किंगडम और पड़ोसी देश में युद्ध होने के आसार हैं, इसीलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। गिलबर्ट को भी वहाँ जाना चाहिए ताकि उसे वहाँ कोई अपनी टक्कर का मिल सके। गिलबर्ट फिर रॉयल कैपिटल में आकर यहाँ डीमन हंटिंग करने लगा। आर्मी में उससे लड़ने लायक कोई नहीं था जो कि उसे सच में टक्कर दे सके। उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी आराम से मार दिया और उसे काफी बोरियत होती थी। एक दिन सोर्ड स्कूल का मास्टर सिग गिलबर्ट के पास आता है, जिसे सोर्ड सोवरेन का टाइटल मिला हुआ है। गिलबर्ट को भी लोगों ने स्पीयर सोवरेन का टाइटल दिया हुआ था, पर गिलबर्ट को ये सब फालतू की बातें लगती हैं। सिग उससे कहता है कि वो ईनस से क्यों नहीं लड़ता, जिस पर गिलबर्ट बोलता है कि ईनस थोड़ी अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर उनमें एक सिंपल बैटल हो तो गिलबर्ट ही जीतेगा। अगर सिग के जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते तो गिलबर्ट को काफी मजा आता। गिलबर्ट अब सिग से कहता है कि आप भी बोर हो जाते होंगे नहीं, दिन भर सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देते हुए, जो कि आपकी छोटी उंगली के जितने भी पावरफुल नहीं है। सिग कहता है कि उसकी ड्यूटी है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अकेला एक युद्ध नहीं जीत सकता। खैर, एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है कि काश वो दिन जल्दी आए। जब गिलबर्ट को पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनोटोर को मार दिया है, तभी से वो नॉर से मिलना चाहता था, लेकिन वो बड़ा अजीब निकला। उसे किसी तोहफे का भी कोई लालच नहीं था। वो राजा के सामने भी काफी अकड़ में पेश आ रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसी ने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। लेकिन जब गिलबर्ट ने उसके साथ लड़ाई की तो उसका भाला उसे छू भी नहीं सका। गिलबर्ट का फाइनल अटैक साउंड की स्पीड से भी तेज होता है। अगर वो किसी इंसान को लग जाए तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन नॉर ने उसे भी डॉज कर दिया। गिलबर्ट को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ये पहली बार था जब किसी लड़ाई में उसकी इतनी बुरी हालत हुई हो, लेकिन फिर भी नॉर खुद हार मानकर यहाँ से चला गया। शायद वो सबके सामने गिलबर्ट की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, लेकिन गिलबर्ट को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। जाते जाते नॉर ने गिलबर्ट से कहा था कि वो उससे फिर मिलेगा। नॉर के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि नीचे फ्लोर पर कुछ क्रैक्स आ गए थे। गिलबर्ट को नहीं पता कि नॉर ने ये कैसे किया, लेकिन उसने गिलबर्ट की फाइनल टेक्निक को डॉज कर दिया था और गिलबर्ट को अपनी टक्कर का ओपोनेंट मिल गया है। इधर घर जाते हुए नॉर सोचता है कि वो कितना कमाल का अटैक था। उससे बचने के लिए नॉर को फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों का यूज करना पड़ गया था और उसी से जमीन पर वो गड्ढे बने थे। अगर उसने जरा भी देर की होती तो आज उसका गेम बच जाता। इससे नॉर को एक बात पता चल गई कि वो अब भी काफी कमजोर है और उसे और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। अब अगले दिन नॉर उस राजा की दी हुई तलवार का यूज कर उससे नाली साफ करने लगता है और इससे नाली काफी अच्छे से साफ हो रही थी, जो देखकर नॉर खुश हो जाता है और सोचता है कि इस तलवार पर अब तक एक स्क्रैच भी नहीं आया है। कुछ देर बाद नॉर सोचता है कि उसने आज का सारा काम खत्म कर दिया है। उस मॉन्स्टर की वजह से कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद है। ऐसा ही चलता रहा तो नॉर को दिन भर खाली बैठना पड़ेगा और उसे कोई काम ही नहीं मिलेगा। नॉर को अब इस नई तलवार का इस्तेमाल करते हुए नए काम करने चाहिए, जैसे कि वो इसे नाव के चप्पू की तरह यूज कर सकता है, पर उसके लिए पहले नाव लेनी पड़ेगी। वो उसके ऊपर पिज्जा बना सकता है, पर ओवन लेना पड़ेगा। वो इस पर खाना पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत कम फायर स्किल है। तभी अचानक ही लिन यहाँ पर आ जाती है। नॉर लिन के यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर लिन कहती है कि वो नॉर की असिस्टेंट बनना चाहती है। वो उसके सारे रोजमर्रा के कामों में उसका हाथ बटाएगी। बदले में वो नॉर की टेक्निक्स सीखना चाहती है। नॉर उसे बस अपने पास रखने की परमिशन देगा, वो भी उसके लिए काफी है। वो उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, जिस पर नॉर साफ मना कर देता है। लिन कहती है कि वो उसके बहुत काम आ सकती है। उसने सारे 6 ट्रेनिंग स्कूल्स में टॉप किया था। नॉर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो लिन को सिखा सकता है और न ही किसी काम में उसे लिन की मदद चाहिए। लिन कहती है कि उसके पेरेंट्स नॉर को सिखाने की फीस भी दे सकते हैं, पर नॉर उसके लिए भी मना कर देता है। लिन काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नॉर बस मना ही कर रहा था, तो लिन दुखी हो जाती है। अब ये दिखाने के लिए कि लिन कितनी यूजफुल है, वो अपनी जादू की छड़ी निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस दिखाती है, जिससे आसमान में कई सारे नुकीले आइस के स्टोन्स आ जाते
जाते हैं। इसके बाद लिन हेल फायर का यूज कर अपने हाथ से आग निकालती है। हेल फायर ही उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद वो मिस्ट ब्लेड का यूज कर अपने पीछे के बड़े से पेड़ को काट देती है और फिर डिवाइन स्लैश से वो एक पेड़ के ऊपर बिजली भी गिरा देती है। ये सारी स्किल्स देखकर नॉर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लिन को अपनी असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लिन को कुछ सिखाने के लायक ही नहीं है। उसके मुकाबले तो लिन की टेक्निक कहीं ज्यादा पावरफुल है। लिन फिर बार बार जिद करने लगती है। अब नॉर सोचता है कि उसे असलियत दिखा देनी चाहिए कि लिन के मुकाबले उसकी स्किल्स कितनी कमजोर हैं। नॉर अब उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है और लिन वापस जाने लगती है। सभी स्कूल के मास्टर्स एक लड़के की कहानियां सुनाया करते थे जिसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन सभी को वो कहानियां झूठ लगती थी, जो मास्टर्स ने उन्हें डराने के लिए बनाई होंगी, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने 12 साल की उम्र में ही सभी ट्रेनिंग स्कूल कंप्लीट किए हों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल कोर्स होते हैं। लेकिन वो लड़का यानी कि नॉर सच में है। मैजिक स्कूल के मास्टर ओकेन ने लिन को एक बार बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं। फायर बॉल को बड़ा करने के लिए काफी सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लिन भी टाइनी फ्लेम को बड़ा नहीं कर सकती, इसीलिए वो नॉर की टाइनी फ्लेम देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वो उसके मास्टर की फायर बॉल से भी कई गुना बड़ी थी। अब नॉर को तो लग रहा था कि उसकी टाइनी फ्लेम एक बेसिक स्किल है, पर लिन समझती है कि नॉर उसे ये दिखाना चाहता है कि उसकी सारी स्किल्स ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और लिन की स्किल्स तो उसके सामने कुछ नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी नॉर लोगों की हेल्प करता है, यानी कि वो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे चलकर लिन को भी अपना किंगडम संभालना पड़ेगा, इसलिए वो भी नॉर की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। वो फिर से नॉर के पास जाती है और उससे कहती है कि अब से नॉर उसका मास्टर है और लिन उसकी स्टूडेंट, और कहती है कि वो उसकी असिस्टेंट बनना चाहती है। नॉर उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वहीं इधर लीन का भाई सोच रहा था कि उसके फादर ने वो ब्लैक सोर्ड आखिर नॉर को क्यों दी। वो उनके परिवार के लिए बहुत कीमती थी। जब राजा एडवेंचरर हुआ करते थे तब वो तलवार उन्हें डंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से में मिली थी। वो ब्लेड एक अनजान धातु से बनी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस पर किसी भी टेक्निक या पावरफुल स्किल से हमला करने पर भी एक खरोच भी नहीं आती थी, इसीलिए उसे अनब्रेकेबल ब्लेड भी कहा जाता है। बड़ा सवाल ये था कि इस धातु को आखिर कैसे पिघलाकर तलवार बनाई गई होगी। वो ब्लेड किसी हथियार से ज्यादा कीमती है। रेन को लगता है कि शायद वो गलत सोच रहा है। उनके राज्य पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो शायद इसीलिए राजा ने वो तलवार नॉर को दी होगी, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है कि वो इस युद्ध में उनकी मदद जरूर करेगा। आखिर उसने एक मिनोटॉर को मारकर राजकुमारी की जान बचाई है, तो वो जरूर भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। इधर लीन नॉर के साथ ही होती है। वो अब नॉर को अपना टीचर मान रही थी। वहीं नॉर सोच रहा था कि जब ये मुझे नाली साफ करते हुए देखेगी तो खुद ही भाग जाएगी। खाना खाने के बाद ये दोनों गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं अपना अगला काम लेने के लिए। मास्टर राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन लीन उससे कहती है कि अभी वो बस एक एडवेंचरर है, वो बस उन्हें उनका अगला काम दे। नॉर कहता है कि कोई ऐसा काम बताइए जो दो लोग मिलकर कर सकें। लीन की रैंक बी थी, इसीलिए वो इन्हें एक गोब्लिन मारने का काम देता है, जो सुन नॉर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी रैंक में उसे कभी ऐसा काम नहीं मिला था। गोब्लिन छोटे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें मारकर नए एडवेंचरर अपनी स्किल्स दिखाते हैं। मास्टर नॉर को ये काम इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसके साथ बी रैंक की लीन है। पहली बार नॉर को कैसल के बाहर जाकर एक असली एडवेंचरर वाला काम करने को मिलेगा, जो सोचकर नॉर खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं वो लीन की रैंक का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। अभी तक तो वो उसे घर भगाने का सोच रहा था। नॉर को खुद पर शर्म आने लगती है कि वो कितना खुदगर्ज है। नॉर लीन को बताता है कि वो उसकी रैंक का फायदा उठाकर ये काम ले रहा है, तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर लीन कहती है कि वो अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे खुशी होगी। ये सुन अब नॉर चैन की सांस लेता है और तलवार उठाकर अपने एडवेंचरर बनने के सपने की तरफ चल पड़ता है। मास्टर नॉर को चिल्लाकर बुलाता है कि अबे पूरी बात तो सुनकर जा। मास्टर दोनों को बताते हैं कि उन्हें जंगल के कौन से एरिया में जाना है जहां उन्हें गॉब्लिन मिलेंगे। इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। गॉब्लिन को मारने के बाद इन्हें उसका दाहिना कान काट कर लाना होगा, जो कि इनके हंट का प्रूफ होगा, और उसके बाद ही इन्हें पेमेंट मिलेगी। वैसे आजकल गॉब्लिन्स की संख्या बहुत कम हो गई है, तो अगर इन्हें कोई भी गॉब्लिन नहीं मिले तो कुछ जड़ी बूटी लेकर वापस लौट आना। सारी बात समझकर दोनों राजधानी से बाहर निकल पड़ते हैं। ये दोनों
दोनों उस जंगल में जाते हैं और नॉर देखता है कि यहाँ के पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़े और अलग हैं। लीन उसे बताती है कि यहाँ की इकोलॉजी बाकी जगह से थोड़ी अलग है। नॉर अब लीन से पूछता है कि आखिर ये गॉब्लिन्स किस तरह के प्राणी होते हैं। लीन बताती है कि ज्यादातर वो छोटे जानवरों को खाकर या पेड़ों से फल खाकर पेट भरते हैं, लेकिन वो कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें खाने की कमी हो जाएगी और फिर वो इंसानों पर हमला कर देंगे। इसीलिए एडवेंचरर्स अक्सर ही गॉब्लिन्स का शिकार करते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। उन्हें मारकर पूरी तरह से खत्म कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ सकता है। इस जंगल को नए एडवेंचरर्स ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी अच्छी इनकम भी हो जाती है और ज्यादा खतरा भी नहीं रहता। नॉर ये सब सुनकर सोचता है कि लीन के पास ना सिर्फ स्किल्स हैं बल्कि ढेर सारी नॉलेज भी है। मैं इसे क्या ही सिखा पाऊंगा। ये लोग काफी देर तक जंगल में चलते हैं, लेकिन इन्हें कोई गॉब्लिन नहीं मिलता। लीन गॉब्लिन को ढूंढने के लिए अपनी स्किल का भी यूज करती है, पर उसे कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। शायद गॉब्लिन्स की जनसंख्या कम होने वाली बात सही है, क्योंकि अब तक तो इन्हें कोई गॉब्लिन मिल जाना चाहिए था। ये लोग अब जंगल में और अंदर जाने लगते हैं और यहाँ लीन को किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है, पर इन्हें वहाँ कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इन दोनों के सामने एक गॉब्लिन की लाश आकर गिरती है। लीन अपने अनकवर मैजिक का यूज करती है, जिससे इन्हें अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। नॉर सोचता है कि क्या ये गॉब्लिन है? ये तो मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नए एडवेंचरर्स इस विशालकाय दानव से कैसे लड़ते होंगे? वो देखता है कि लीन भी इस गॉब्लिन को देखकर डर गई थी। भले ही उसके पास ढेर सारी स्किल्स हैं, लेकिन उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। वो लीन को हिम्मत देते हुए कहता है कि ये उनके सामने बस एक मामूली गॉब्लिन है। ये डरावना है, पर हम इसे जरूर मार देंगे। अब ये सुन लीन को भी हिम्मत आ जाती है, लेकिन सिर्फ लीन जानती थी कि ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं है, बल्कि गॉब्लिन एम्पेरर है। ये गॉब्लिन किंग की एक प्रजाति होती है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। गॉब्लिन एम्पेरर को जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा इंसानों ने ही बनाया था, लेकिन फिर उस रिसर्च पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये मॉन्स्टर अपनी ही जाति के गॉब्लिन्स को खाता है, जिससे इसकी ताकत और साइज बढ़ता रहता है। पर जब नॉर कहता है कि हम इसे मार देंगे, तो लीन को लगता है कि नॉर पहले से ही जानता था कि उन्हें यहाँ गॉब्लिन एम्पेरर मिलेगा, इसीलिए वो यहाँ आने के लिए इतना एक्साइटेड था, क्योंकि वो इस खतरे को खत्म करना चाहता था। अब ये सोचकर लीन भी लड़ने को तैयार हो जाती है। एम्पेरर अब 2 पेड़ उखाड़ लेता है और उनसे नॉर पर अटैक कर देता है, लेकिन नॉर उसके अटैक्स को अपनी तलवार से पैरी कर देता है। इसके बाद लीन अपने मैजिक से उस पर हमला करती है, पर उसके अटैक से गॉब्लिन को कुछ नहीं होता। वो लीन पर एक पेड़ फेंक कर मारता है, लेकिन नॉर सामने आकर उसे पैरी कर देता है। अब गॉब्लिन पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उन्हें नॉर की तरफ फेंकते ही जाता है और नॉर उन्हें पैरी कर देता है, लेकिन वो थक गया था। वहीं लीन देखती है कि गॉब्लिन की चोटें बहुत जल्दी जल्दी भर रही थी। ये कोई आम बात नहीं थी। फिर लीन उसके सर पर लगी मणि को देखती है और नॉर को बताती है कि उन्हें इस गॉब्लिन को हराने के लिए पहले उसके सिर पे लगी मणि को निकालना होगा। गॉब्लिन अब ढेर सारे पेड़ एक साथ इनकी तरफ फेंकता है। नॉर इन सबको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तब लीन अपनी विंड ब्लास्ट स्किल का यूज करती है और उन पेड़ों को अपने से दूर उड़ा देती है। कुछ पेड़ गॉब्लिन को भी जाकर लगते हैं, लेकिन मणि की पावर से उसके घाव तुरंत ही भर जाते हैं। इस तरह तो दोनों की ताकत और मैजिक खत्म हो जाएगा। अब नॉर को एक आइडिया आता है और वो लीन से कहता है कि वो अपने विंड ब्लास्ट अटैक से नॉर को उस गॉब्लिन की तरफ उड़ा दे। लीन बोलती है कि वो अटैक काफी खतरनाक है और उससे महल की दीवारें भी टूट जाती हैं, तो नॉर उसे नहीं सह पाएगा। नॉर अब उस तलवार को अपनी पीठ पर लगा लेता है, जिससे कि वो अटैक उसे डायरेक्ट ना लगे। लीन अब नॉर के पीछे जाती है और उस पर विंड ब्लास्ट से अटैक करती है, जिससे नॉर बहुत ही ज्यादा स्पीड से उड़ता हुआ उस गॉब्लिन के पास जाता है और सीधा उसके सिर पे अटैक करता है, जिससे उसके सिर से वो मणि बाहर निकल जाती है। गॉब्लिन अब दर्द से चिल्लाने लगता है। नॉर लीन से कहता है कि क्या तुम इस गॉब्लिन को मार सकती हो, पर इस तरह की इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। लीन अब गॉब्लिन के पास जाती है और अपनी हेल फायर से उसे जलाकर राख कर देती है और इस तरह ये दोनों एक गॉब्लिन एम्पेरर को हरा देते हैं। दोनों को उसे मारकर अच्छा नहीं लगता
और नॉर सोचता है कि कुछ समय के लिए वो गॉब्लिन हंटिंग वाले काम से दूर ही रहेगा और वो कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद ही अगला टास्क करेगा, क्योंकि वो अकेले एक मामूली गॉब्लिन को भी नहीं हरा पाया। इधर जब रेन को गॉब्लिन एम्पायर की बात पता चलती है तो वो सोचता है कि इसके पीछे भी जरूर डेरिडस का ही हाथ होगा। उसके सिर पे लगा माना स्टोन बहुत बड़ा है जो आसानी से नहीं मिलता। मॉन्स्टर ने पावरफुल सील से खुद को जंगल में छुपा रखा था, शायद वो कई दिनों से वहाँ था। गॉब्लिन की जनसंख्या गिरती जा रही थी क्योंकि ये एम्पायर उनका शिकार कर रहा था। रेन अपने लोगों से कहता है कि वो इस पर और ज्यादा खोजबीन करें। इधर नॉर और लीन वापस मास्टर्स गिल्ड में जाते हैं और उसे भी बताते हैं कि उन लोगों ने एक गॉब्लिन को मारा है। नॉर कहता है कि उसकी तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन लीन ने उस गॉब्लिन को मार गिराया। नॉर मन में सोचता है कि आज उसने पहला एडवेंचरर वाला काम किया है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकियों के लिए ये आम बात होगी पर उसके लिए नहीं। मास्टर नॉर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने जरूर बस साइड में खड़े होकर सब देखा होगा। नॉर कहता है कि हाँ, ज्यादातर काम लीन नहीं किया था। लीन नहीं होती तो पता नहीं वो क्या करता। लीन को समझ नहीं आता कि नॉर क्या कह रहा है। मास्टर बोलता है कि चलो तुम्हें कुछ सीखने तो मिला होगा। नॉर कहता है कि बिल्कुल, मुझे लगा नहीं था कि गॉब्लिन इस तरह के होते हैं और उसके सिर पे लगे लाल पत्थर के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। मास्टर कहता है कि कौन सा पत्थर? तुमने किसी गॉब्लिन को ही मारा है ना? नॉर कहता है कि हाँ, वो एक गॉब्लिन ही था। और लीन भी कहती है कि जी हाँ, जो आपने कहा वही सच है। अब मास्टर इनसे गॉब्लिन का कान मांगता है जो कि इन्हें सबूत के तौर पर लाना था, तभी इन्हें पेमेंट मिलेगी। ये सुन लीन और नॉर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मास्टर से कहते हैं कि उन्होंने तो उस गॉब्लिन को जला के राख कर दिया। और राजकुमार रेन को शहर में होने वाली कुछ अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में पता चलता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि दुश्मन पहले ही उसके राज्य के अंदर घुस आया है और उस गॉब्लिन एम्पायर के जैसे और भी मॉन्स्टर्स पहले से ही उनके राज्य में छुपे हुए हैं। अब रेन तुरंत 6 सॉवरेन्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है। रेन को यकीन नहीं होता कि उसका दुश्मन देश इस हद तक गिर जाएगा। उन्हें डंजन के खजाने का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं और वो लोग किसी भी वक्त इनके देश पर हमला कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन और नॉर अपने पहले हंट की खुशी में पार्टी कर रहे थे और मास्टर ने उन्हें बिना सबूत के भी पेमेंट दे दिया था, क्योंकि उसे नॉर पर भरोसा है और एक गॉब्लिन मारने पर इतने भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। नॉर अब खाते हुए सोचता है कि इस लड़की से मेरा पीछा कब छूटेगा। खाना खाने के बाद लीन कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए, वो कल फिर से नॉर के पास आ जाएगी। लेकिन तभी रेन इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। रेन नॉर से कहता है कि उसे कल ही लीन के साथ पहाड़ों में बसे शहर की तरफ जाना है। इन्हें एक घोड़ा गाड़ी दी जाएगी और इनस भी इनके साथ होगी और उसे इस काम के पैसे भी मिलेंगे। इससे ज्यादा वो नॉर को कुछ नहीं बता सकता। इस समय सिर्फ नॉर ही है जिस पर रेन भरोसा कर सकता है। नॉर अब लीन के साथ जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं। असल में नॉर ने इस सफर के लिए इसीलिए हामी भरी थी क्योंकि वो कभी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा था और उसे कैपिटल के बाहर भी घूमने को मिल रहा है, जिससे नॉर बहुत खुश था। वो लीन से भी कहता है कि बाहर के नजारे देखो, हम कितनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। नॉर चाहता है कि एडवेंचरर बनके उसे और भी नई नई जगह घूमने को मिले, लेकिन लीन कुछ और ही सोच रही थी। रेन ने इन्हें बताया था कि पहले इन्हें पहाड़ों में बसे टोरोस शहर में जाना है और कुछ देर वहीं रुकना है। अगर सब ठीक रहा तो पहाड़ों को पार करते हुए इन्हें इनके पड़ोसी मित्र देश मिथ्रा में जाना है। लीन को डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। इनस कहती है कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। इनस को प्रिंस रेन से एक अलग ऑर्डर मिला हुआ है। रेन ने बताया था कि जल्द ही उनके राज्य पर हमला होने वाला है। अगर इसमें राजधानी तबाह हो जाती है तो इनस का काम होगा लीन और नॉर को लेकर पड़ोसी मित्र देश में भाग जाना। इनस पूछती है कि क्या राजकुमारी को इस हमले के बारे में पता है, जिस पर रेन कहता है कि अगर उसे पता चल गया तो वो कभी नहीं जाएगी। इनस भी मुसीबत के समय राज्य छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन रेन उससे कहता है कि उसका काम सिर्फ लीन को सुरक्षित रखना है और उसे इनस पर पूरा भरोसा है। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ये लोग एक जगह रुक जाते हैं और इनस नॉर से माफी मांगती है कि वो फालतू में इस झमेले में पड़ गया, पर नॉर कहता है कि अरे हम तो घूमने निकले हैं, इसमें क्या झमेला। और इस पूरे सफर के दौरान इनस
बहुत टेंशन में लग रही थी। इनस कहती है कि डरने की बात नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जो सुन नॉर कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। इनस कहती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। नॉर कहता है कि मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा। अब इनस एक जादुई मंत्र बोलती है और उसके हाथ में एक शील्ड आ जाती है, जिसे देखकर नॉर चौंक जाता है। इनस कहती है कि अगर खतरा दिखे तो इस शील्ड के पीछे छुप जाना, कोई भी हथियार या जादू इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। नॉर कहता है कि मैं बिल्कुल छुप जाऊंगा और मन में सोचने लगता है कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और मेरी तो एक गॉब्लिन मारने में ही हालत खराब हो गई थी। नॉर अब इनस की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा टैलेंट है। अब हमें पता चलता है कि बचपन में ही इनस को अपने अंदर एक अलग तरह की शक्ति महसूस होती थी। इनस एक अनाथालय में थी और अपनी इस शक्ति से वो एक लड़की को अनजाने में चोट पहुंचा देती है। अब सॉवरेंस इनस की ये पावर देखते हैं और बताते हैं कि ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है और बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। इनस इससे कोई पावरफुल ब्लेड बना सकती है जो सब कुछ काट डाले, या एक मजबूत शील्ड जो कभी न टूटे। अगर इनस इसका सही इस्तेमाल करे तो वो अकेले एक पूरे देश का सफाया कर सकती है। अब शील्ड सोवरेन डेंडाल्ग इनस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी 6 सोवरेन्स भी इनस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेकिन इनस को हमेशा डर लगता था कि वो गलती से अपने पास वालों को घायल ना कर दे, इसीलिए वो लोगों से दूरी बनाने लगी और बिल्कुल अकेली हो गई। उसने सोचा तो यही था, लेकिन उस दिन जब वो नॉर से मिली तो हैरान रह गई क्योंकि उसने नॉर के बारे में पहले भी सुना था। उसके फॉस्टर फादर अक्सर ही नॉर का नाम लिया करते थे और उसकी तारीफ करते थे और उनकी नजरों में नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। अब इनस को नॉर से जलन होती थी, जबकि वो उससे कभी मिली तक नहीं है। और जब से नॉर इनस के सामने आया है तब से तो उसे और भी बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो बस अपने काम पर फोकस करने का सोचती है। अब नॉर देखता है कि गेहूं के खेत में किसी तरह का रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई बड़ी सी चीज उसमें चल रही हो। अचानक ही वो खेत में कुछ हिलते हुए भी देखता है, यानी कि यहाँ जरूर एक गायब मॉन्स्टर है। लिन तुरंत ही अपने अनकवर मैजिक से उस मॉन्स्टर को सामने लाती है, जो कि एक बड़े से मेंढक जैसा दिख रहा था। इधर राजधानी में भी मॉन्स्टर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था। सेनापति राजा को जाकर बताता है कि अचानक ही ढेर सारे मॉन्स्टर्स उनकी राजधानी में प्रकट हो गए हैं। सेना उनसे लड़ रही है, लेकिन इनके पास सोल्जर्स की कमी है। रेन बोलता है कि जल्दी से आम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। राजा पूछता है कि सोवरेन 6 कहाँ पर है, जिस पर रेन उसे बताता है कि वो भी मॉन्स्टर्स से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और उसने लीन को पहले ही एक सुरक्षित जगह भेज दिया है। हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स प्रकट हो गए थे और सभी सोवरेन उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बैटल में कई सारे सोल्जर्स मारे भी जा रहे थे। इधर उस मेंढक वाले मॉन्स्टर के साथ हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रोलो है। ये उस मॉन्स्टर को लेकर कहीं जा रहा था और कहता है कि मुझे उन्हें मारना ही होगा, लेकिन अचानक ही लीन के अनकवर मैजिक से इसकी इनविजिबल शील्ड टूट जाती है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो पर ही अटैक कर देता है। इनस बोलती है कि ये तो ब्लैक डेथ ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आया। खैर, वो मॉन्स्टर अब उस लड़के को जान से मारने ही वाला था और ये देख नॉर बिना कुछ सोचे ही उसे बचाने के लिए भाग पड़ता है। वो उस मॉन्स्टर के अटैक को पैरी कर देता है। मॉन्स्टर अब बार बार नॉर पर अटैक करता है, लेकिन नॉर उसके सारे अटैक्स को पैरी कर रहा था। इनस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है जो खेतों में घूम रहा था, बल्कि वो उस मॉन्स्टर के साथ है, यानी कि वो लड़का एक डीमन जाति का है। लीन को रेन ने बताया था कि डीमंस दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो किसी मॉन्स्टर के साथ मेंटल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। डीमन हमेशा इंसानों के दुश्मन ही रहे हैं। करीब 200 साल पहले डीमंस ने मिथ्रा देश को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसके बाद से इंसान डीमंस का शिकार करने लगे और इन्हें लगता था कि ये प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन कुछ डीमंस अभी तक भी जिंदा हैं और उनके अंदर इंसानों के लिए बहुत नफरत भरी होगी। खैर, इनस बताती है कि ये मॉन्स्टर अकेले रहना पसंद करते हैं और इंसानी इलाकों में तो कभी नहीं जाते, यानी कि वो लड़का एक डीमन है जो कि इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके यहाँ राजधानी में लेकर आया है। लीन के अनकवर मैजिक से उस लड़के को शॉक लगा होगा जिससे उसका मॉन्स्टर से मेंटल बॉन्ड टूट गया
और इसीलिए उस मॉन्स्टर ने उस लड़के पर ही अटैक कर दिया। इनस को यकीन नहीं होता कि नॉर एक डीमन की जान बचाने कूद पड़ा। वो कितना मूर्ख है। वहीं इधर नॉर तो इस ड्रैगन को एक बड़ा मेंढक समझ रहा था। वो सोचता है कि ये मेंढक ज्यादा पावरफुल नहीं है और काफी धीरे मूव करता है। वो गॉब्लिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब ये मॉन्स्टर अपना मुंह फुलाकर नॉर पर अपने डेडली पॉइजन से अटैक करता है। इस पॉइजन गैस से आसपास की फसल सूख जाती है। नॉर को भी चक्कर आने लगते हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। नॉर सोचता है कि ये कोई मामूली मेंढक नहीं है बल्कि जहरीला मेंढक है। नॉर अब वहीं पर बैठ जाता है और वो मेंढक और भी बड़ा जहर का अटैक करने लगता है। इनस कहती है कि ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लाता है, इसीलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहते हैं। लीन नॉर की मदद करने भागती है तो इनस उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे सिर्फ लीन को प्रोटेक्ट करना है और वो बड़ी सी शील्ड बना देती है ताकि उस मॉन्स्टर का पॉइजन इन तक ना पहुंचे। और मॉन्स्टर की एक सांस भी बहुत जानलेवा होती है। अगर सोवरेन हीलर यहाँ पर होता तो वो भी नॉर को ठीक नहीं कर पाता, यानी अब तक तो नॉर मर गया होगा। वो ड्रैगन अब फिर से जहर की उल्टी करता है और इनस अपनी शील्ड से लीन को बचाती है। इनस नॉर से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई, मगर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है और ये देखती है कि नॉर अब भी जिंदा है और उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। नॉर की हालत खराब हो गई थी पर वो हार नहीं मानता। इनस समझ जाती है कि शायद इसीलिए उसके फादर नॉर की बातें किया करते थे। वो कोई मूर्ख नहीं है बल्कि वो किसी को भी बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। वो एक सच्चा शील्ड है और इनस को उससे कुछ सीखना चाहिए। मेंढक फिर से नॉर पर जहर की उल्टी करता है और इस अटैक को नॉर सह नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। नॉर की हालत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। हम कुछ डीमन जाति के बच्चों को देखते हैं जिन्हें जेल में कैद किया हुआ था। रोलो भी इनमें से एक था। इन बच्चों को शापित बच्चे कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। खाने को इन्हें सड़ा गला ही मिलता था। रोलो ने सुना था कि काफी समय पहले ये बस पालतू जानवरों को ही कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन फिर किसी ने एक मॉन्स्टर को कंट्रोल करके उससे युद्ध छेड़ दिया जिसमें कई लोग मारे गए। इंसान अब डीमन जाति से नफरत करते हैं। अगर रोलो किसी इंसान को आंख उठाकर भी देखता है तो उसकी बुरी तरह से पिटाई हो जाती थी। रोलो अगर पूछता है कि मुझे क्यों पीट रहे हो तो उसे और ज्यादा मार पड़ती थी। इतनी मार पड़ती थी कि उसकी सूरत ही बिगड़ जाती थी और उसे 3 दिन तक पानी के अलावा और कुछ नहीं मिलता था। रोलो को पिंजरे में बंद करके जनता को भी दिखाया जाता था और सब उसे गाली देते थे। रोलो अपनी पावर की वजह से लोगों का माइंड भी पढ़ सकता था। वो सुनता रहता था कि कैसे लोगों के अंदर डीमन जाति के लिए गुस्सा और डर भरा हुआ है। जब उन्हें पता चला कि रोलो माइंड रीड कर सकता है तो वो और ज्यादा वायलेंट हो गए। रोलो को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था लेकिन बदला लेने का विचार कभी उसके मन में नहीं आया। वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब एक दिन रोलो से कहा गया कि वो अपनी पावर का यूज कर इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाले युद्ध में देरिदस का साथ दे। डीमन जाति युद्ध में काफी यूजफुल होती है। अगर रोलो ऐसा करता है तो कभी उसकी पिटाई नहीं की जाएगी और उसे उसका मनपसंद खाना पेट भर के खाने को दिया जाएगा। सिर्फ रोलो ही नहीं बल्कि जेल के सभी बच्चों को। लेकिन अगर रोलो मना करता है तो उसे रोज डबल पनिशमेंट मिलेगी। इस आदमी ने अपने सर में एक मैजिकल डिवाइस पहना हुआ था जिससे रोलो उसका माइंड रीड नहीं कर पाता कि ये सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन इस आदमी ने हमेशा अपना वादा पूरा किया है, इसीलिए रोलो मान जाता है और उस ब्लैक डेथ ड्रैगन को लेकर राजधानी की तरफ आने लगता है। वो सबको मारने का सोच रहा था लेकिन तभी लीन उसकी गायब होने वाली शील्ड तोड़ देती है और उसका ध्यान भटकने से वो ड्रैगन रोलो पर ही हमला कर देता है। रोलो सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरी वजह से बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अब ड्रैगन रोलो को मारने आता है। रोलो अब खुशी खुशी अपनी डेथ का स्वागत करता है क्योंकि उसे इस बेकार की जिंदगी से आजादी मिल रही थी। वो सोचता है कि अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वो अपनी अगली जिंदगी में ऐसे पिटना नहीं चाहता। काश वो किसी के कुछ काम आ सके और काश उसे अच्छा खाना खाने को मिले कम से कम एक बार। ये सब सोचते हुए रोलो मरने को तैयार था लेकिन अचानक ही नॉर उसके सामने आकर उसे बचा लेता है और ड्रैगन से लड़ने लगता है। रोलो सोचता है कि ये आदमी मुझे बचा क्यों रहा है। ड्रैगन अब जहर
की उल्टी करता है, जिससे दोनों की हालत खराब होने लगती है। नॉर अब अपने हीलिंग मैजिक से खुद को बचाने की बजाय रोलो को बचाता है, जिस वजह से रोलो पर जहर का असर नहीं होता, लेकिन नॉर की हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी नॉर कहता है कि चलो अच्छा है, मैं ठीक हूँ। अब कहानी नॉर के बचपन में जाती है। एक दिन नॉर खाना बनाने के लिए जंगल से कुछ सब्जियां लेकर आता है, लेकिन वो गलती से एक जहरीली सब्जी भी उठा लाया था, जिसे खाने के बाद नॉर के शरीर में जहर फैल जाता है और वो मरने लगता है। नॉर खुद पर लो हील का यूज करता है और अगली सुबह तक जिंदा बच जाता है। नॉर किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन्स रुइन कहा जाता है और उसकी मदर हमेशा इस सब्जी को खाने से मना किया करती थी। नॉर का शरीर अब भी दर्द में था, लेकिन नॉर फिर भी ट्रेनिंग करने चला जाता है। लो हील का यूज बार बार करने से नॉर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसे भूख लगी थी तो वो वापस जंगल में सब्जियां लेने चला जाता है और इस बार उसके पिछवाड़े में एक जहरीला सांप काट लेता है। नॉर उसे मारकर वहीं पे बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब नॉर उसी सांप को पकाकर खाने लगता है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब अगले दिन नॉर फिर से खुद को सांप से कटवाता है और आज उसे और भी कम दर्द हो रहा था। यानी कि नॉर का शरीर ऐसा बन गया था कि अब उस पे जहर का असर कम हो रहा था। इसके बाद नॉर और भी ज्यादा जहरीली चीजों को खाने लगा। उसे कोई नई स्किल तो नहीं मिली, लेकिन अब उसके शरीर पे जहर का बिल्कुल असर नहीं होता था और जहरीले जीव उसे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। इसी वजह से नॉर पर इस मेंढक के जहर का असर नहीं हो रहा था और वो सोचता है कि ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। ड्रैगन अब फिर से नॉर पर अटैक करता है, लेकिन नॉर आराम से उसे पैरी कर देता है। वो उस मॉन्स्टर के सारे दांत भी तोड़ देता है। ड्रैगन अब सबसे खतरनाक जहर का अटैक करने वाला था और वो अपना मुंह फुला लेता है, लेकिन नॉर अपनी तलवार उसके मुंह पर मारता है, जिससे उस मेंढक का सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नॉर सोचता है कि कितनी अजीब बात है कि इतना बड़ा मेंढक शहर के बाहर है, लेकिन खाने में तो ये बहुत टेस्टी होगा। नॉर अब रोलो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम अकेले इस खेत में क्या कर रहे हो? रोलो बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर को यहाँ तक लाया हूँ और उसने ये मॉन्स्टर शहर तक ले जाने का प्रॉमिस किया था। अब ये सुनकर नॉर को लगता है कि वो मेंढक जरूर खाने के लिए ही था और ये बच्चा उसी की डिलीवरी करने जा रहा था और उसे जिंदा ले जाने से वो ज्यादा देर तक ताजा रहता और इसने खुद पर इनविजिबल सील इसलिए लगाई होगी ताकि कोई उसका मेंढक चोरी न कर ले। शायद ये बच्चा अपने फार्म पर ऐसे जहरीले मेंढक पालता होगा, बिल्कुल जैसे कोई बकरी पालता है। और नॉर ने इस बेचारे गरीब की फूड डिलीवरी खराब कर दी। नॉर माफी मांगता है उसके कीमती खाने को मारने के लिए। नॉर उसके पैसे चुकाने को भी राजी हो जाता है। रोलो कहता है कि उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। नॉर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इतने बड़े मेंढक को यहाँ तक कैसे ले आए? रोलो बताता है कि मैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। रोलो को लगता है कि अब नॉर भी उसे गाली देगा, पर नॉर सोचता है कि ये छोटा बच्चा इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, ये तो कमाल की स्किल है। रोलो बताता है कि ये एक तरह की शक्ति है और वो इसके साथ ही पैदा हुआ था। नॉर कहता है कि ये तो और भी कमाल की बात है, ऊपर वाले ने तुम्हें ये टैलेंट गिफ्ट दिया है। रोलो अब हिम्मत करके बताता है कि मैं डीमन जाति का हूँ और सभी डीमन जाति के लोग मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकते हैं। अब नॉर बोलता है कि अच्छा, डीमन जाति कोई ट्राइब है और सिर्फ उनके पास ही ये पावर है। नॉर सोचने लगा था कि अगर उसके पास ऐसी एबिलिटी होती तो वो क्या करता। वो जंगल के जानवरों से अपने खेत के काम करवाता, वो बर्ड्स का इस्तेमाल कर लेटर डिलीवर करवाता, रात में भेड़िए उसकी रक्षा करते, कितना मजा आता। रोलो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं डीमन जाति का हूँ, तुम मुझसे नफरत नहीं करते। नॉर बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। रोलो बताता है कि ऐसे कई लोग हैं जो उसकी इस पावर से डरते और नफरत करते हैं। नॉर बोलता है कि तुम्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये तो यूजफुल पावर है, काश ये पावर मुझे मिल जाती। अब रोलो ये सुनकर कि उसे कोई यूजफुल समझता है वो रोने लगता है और नॉर से पूछता है कि क्या सच में मैं किसी के काम आ सकता हूँ। नॉर अब मन में सोचता है कि ये लड़का मुझसे बिल्कुल अपोजिट है, इसे पैदा होते ही इतनी कमाल की पावर मिल गई थी और ये जरूर कुछ बड़ा काम करेगा। नॉर अब रोलो के सिर पर हाथ रखकर उससे कहता है कि तुम बहुत यूजफुल होंगे, मुझसे भी ज्यादा। तभी इनस और लीन इनके पास आ जाती हैं। लीन नॉर का इलाज करना चाहती थी, पर नॉर कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, असल में जहर का मुझ पे कोई असर नहीं होता। लीन को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, वो जहर तो काफी जानलेवा था। पर वो सोचती है कि शायद नॉर के पास सेक्रेट पावर वाली टेक्निक है जो कि एक बार उसे मास्टर सेन ने दिखाई थी। ये टेक्निक सारे घाव भर देती है। मास्टर सेन को वो टेक्निक सीखने में करीब 40 साल लग गए थे और नॉर ने इतनी कम उम्र में इसे हासिल कर लिया। नॉर लीन से कहता है कि इस बच्चे का जरूर इलाज कर दो।
रोलो को करीब से देखने पर लीन को यकीन हो जाता है कि ये लड़का डीमन जाति का है। वो नॉर से पूछती है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। नॉर कहता है कि इसे भी घोड़ा गाड़ी की सैर करवाते हैं। लीन मन में सोचती है कि डीमन जाति बहुत खतरनाक होती है और कई देशों में इन्हें देखते ही मार दिया जाता है। इनस रोलो से पूछती है कि वो किसके कहने पर मॉन्स्टर को शहर में ले जा रहा था, जिस पर रोलो बोलता है कि उसे नहीं पता। अब रोलो को देखकर इनस समझ जाती है कि ये एक गुलाम है। रोलो बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहां से आया है और किस जगह पर है, तो नॉर बोलता है कि हमें इसे किसी पास के शहर तक छोड़ देना चाहिए। लीन से उसके फादर हमेशा कहते थे कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना और अपनी आंखों से देखकर ही भरोसा करो। अब रोलो को देखकर लीन को उसमें एक डरा हुआ बच्चा नजर आता है, न कि कोई खतरनाक डीमन जैसा कि लोग कहते हैं। अब लीन भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलने के लिए मान जाती है। इनस कहती है कि डीमन जाति का मिथ्रा जैसे पवित्र शहर में जाना अलाउड नहीं है, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये इसे साथ ले गए तो मिथ्रा वाले इन्हें दुश्मन समझकर इन पर अटैक कर देंगे। ये लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या करें, और तभी इनके पीछे एक आदमी आ जाता है जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा था अब तक ये मारा गया होगा। रोलो ने डिलीवरी खराब कर दी है, अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। नॉर बोलता है कि ये डिलीवरी मैंने खराब की है और इसके लिए वो माफी भी मांगता है। वो आदमी बोलता है कि उसे डिलीवरी से कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ इस बच्चे को लेने आया है। अब ये आदमी अचानक ही गायब होकर रोलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर अपनी तलवार से उसका हमला रोक देता है। इनस लीन को लेकर इनसे दूर हो जाती है। ये आदमी जिसका नाम जाडू है नॉर से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, ये बच्चा बहुत कीमती है और जाडू को इसे वापस लाने का काम मिला है, जिंदा या मुर्दा। नॉर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाडू फिर से रोलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर उसे पैरी कर देता है, जिसमें जाडू की ब्लेड टूट जाती है। वहीं लीन सोच रही थी कि ये दोनों इतनी स्पीड से लड़ रहे हैं कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जाडू अब अपनी दूसरी ब्लेड्स निकालकर नॉर पे अटैक करता है, पर नॉर सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहा था। अब जाडू के अगले अटैक से नॉर बहुत पीछे खिसक जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि इतने छोटे चाकू ने मुझे इतना दूर धकेल दिया। ये आदमी तो शायद उस सांड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे नॉर सबसे पहले लड़ा था। जाडू अब फिर से नॉर पर अटैक करने लगता है और उससे बचना नॉर के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस तरह तो वो जल्द ही थक जाएगा। इनके अटैक इतने पावरफुल थे कि इनकी शॉक वेव इनस और लीन तक भी जा रही थी। इनस अब एक शील्ड बना लेती है और लीन को उसके पीछे रहने का बोलती है, वरना उन दोनों की लड़ाई में इनकी बैंड बच जाएगी। इनस पहचान गई थी कि ये आदमी कौन है। ये और कोई नहीं बल्कि डेड मैन जाडू है, जो कि पहले एस रैंक का एडवेंचरर हुआ करता था। इनस एक दिन सोवरेन 6 के पास पूछने गई थी कि आखिर ये जाडू कौन है। मास्टर ने उसे बताया था कि डेड मैन जाडू बहुत कम उम्र में ही एस रैंक एडवेंचरर बन गया था। गिलबर्ट उससे लड़ने की बात करता है तो सभी मास्टर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि जाडू इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे कोई भी नहीं लड़ सकता। पहले ही कई लोग उससे लड़ने में शहीद हो चुके हैं। उसने बचपन में ही एक पावरफुल स्किल मास्टर कर ली थी और 13 साल की उम्र में ही उसे ड्रैगन स्लेयर का नाम मिल गया था। उसके बारे में विदेशों में भी खबरें फैल गई थी और उसके जितना खतरनाक एडवेंचरर और कोई नहीं था। लेकिन जाडू अपनी स्किल्स हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता। उसने एक बार मर्चेंट फैमिली के 36 लोगों को मार दिया था। जाडू को अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, उसे बस पैसे मिलने चाहिए, फिर वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक बार एक क्लाइंट के कहने पर उसने अकेले ही दूसरे देश की पूरी आर्मी को मार डाला था और फिर सारी रॉयल फैमिली का भी मर्डर कर दिया था। उसके सिर पे इनाम रखा गया, लेकिन जितने भी लोग जाडू को मारने जाते वो जिंदा वापस नहीं लौटे। अब और लोग अपनी जान ना गवाएं, इसीलिए गिल्ड ने जाडू को मरा हुआ घोषित कर दिया था। इसीलिए इसे डेड मैन जाडू कहा जाता है। खैर, अब नॉर की तलवार के सामने जाडू के चाकू टूटते ही जा रहे थे, वो भी जो मिथ्रिल और ड्रैगन टीथ से बने थे। जाडू को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। वही नॉर उसके चाकू तोड़ने के लिए माफी मांगता है और उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। जाडू कहता है कि तुम बहुत अजीब हो,
पर तुमसे भी अजीब तुम्हारी ये तलवार है। अब जाडू अपना अल्टीमेट हथियार उठाता है जो कि एक सिल्वर क्रॉस था। ये क्रॉस हजारों तलवारों में बिखर जाता है जो कि पलक झपकते ही एक पूरी सेना को मार सकते हैं। जाडू नॉर से कहता है कि तुम जितनी चाहो तलवारों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्योंकि मैं आसानी से और बना लूंगा। अब ये सारी तलवारें एक साथ नॉर की तरफ आती हैं। नॉर उन सबको पैरी नहीं कर सकता था तो वो खुद रोलो को बचाने उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कुछ तलवारें उसके शरीर पर लग जाती हैं। इनस समझ जाती है कि इस तरह तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। इनस अब उनकी मदद करने का सोचती है, लेकिन उसकी ड्यूटी तो सिर्फ लीन को सुरक्षित रखना है। वो अब लीन से परमिशन मांगती है कि क्या वो इस बैटल में नॉर की मदद कर सकती है, और लीन हाँ कर देती है। इधर नॉर मरने ही वाला था, लेकिन इनस डिवाइन शील्ड से उसे बचा लेती है। इनस अब अपनी शील्ड से जाडू पर अटैक करती है, लेकिन वो पंछियों की तरह हवा में उड़ने लगता है और उस पर इनस के अटैक का कोई असर नहीं होता। इनस नॉर से कहती है कि वो डिफेंस संभाल लेगी, लेकिन नॉर को ही उसे खत्म करना पड़ेगा। नॉर सोचने लगता है कि हवा में उड़ती हुई हजारों तलवारों का वो क्या कर सकता है, लेकिन वो बचपन में पत्थर मार के चिड़िया गिरा देता था। अब नॉर को उस मॉन्स्टर के दांत पड़े मिलते हैं जो कि लड़ाई के दौरान टूटे थे। अब वो दांत को उठा लेता है और इनस को कहता है कि शील्ड को थोड़ा खोल दे। नॉर अब पूरी ताकत से उस दांतों के टुकड़ों को तलवारों की तरफ फेंकता है, जिससे वो तलवारें टूट जाती हैं। नॉर अब ऐसा ही करता रहता है और तलवारों को डिस्ट्रॉय करता जाता है। जाडू अब चुपके से इनस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर उसे बाल बाल बचा लेता है और जाडू का एक और चाकू तोड़ देता है। जाडू को समझ नहीं आता कि नॉर ने ये अटैक कैसे ब्लॉक किया। साथ ही ये चाकू एडमेंटाइट का बना था, तो नॉर ने इसे तोड़ा कैसे। नॉर फिर से उससे माफी मांगता है और बोलता है कि ऐसे अटैक करोगे तो तोड़ूंगा ही। जाडू समझ गया था कि नॉर और उसकी तलवार में कुछ तो गड़बड़ है। जाडू कहता है कि मैं अब तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे सारे चाकू टूट गए हैं। जाडू ये भी बताता है कि राजधानी में तो अब तक सेलिब्रेशन शुरू हो गया होगा, पर जाडू अब उसे देखने नहीं जा पाएगा। इनस पूछती है कि राजधानी में कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है। जाडू उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो नॉर से कहता है कि तुम बहुत अजीब हो। फिर वो रोलो से कहता है कि तुम काफी लकी हो, वरना अब तक तुम्हें मारकर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए होते। जाडू अब चुपके से एक और बार रोलो को मारने का ट्राई करता है, लेकिन नॉर फिर से उसके अटैक को पैरी कर देता है। जाडू समझ गया था कि नॉर के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग अब सोचने लगते हैं कि राजधानी में क्या हो रहा होगा। नॉर कहता है कि क्यों न हम चलकर ही देख लें, हम इतना दूर भी नहीं आए हैं और वैसे भी हम रोलो को मिथ्रा नहीं ले जा सकते, तो उसे राजधानी लेकर चलते हैं। रोलो अब राजधानी की बात सुनकर डर जाता है और पूछता है कि क्या तुम सब लोग राजधानी से आए हो। नॉर पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। रोलो कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकते। उसने सुना था कि जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है वो राजधानी पर हमला करने भेजा गया है। वो मॉन्स्टर पूरे शहर का नामो निशान मिटाने जितना पावरफुल है। ब्लैक डेथ ड्रैगन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लीन को यह सुन चिंता होने लगती है और वो इनस से कहती है कि जल्दी वापस राजधानी चलो। इनस कहती है कि उसके भाई ने लीन को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा था। लीन कहती है कि मैं जानती हूँ, पर वो ऐसे पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। इनस अब लीन की बात मान लेती है, लेकिन उसे हमेशा इनस के साथ रहना होगा। नॉर रोलो से पूछता है कि वो क्या करेगा, जिस पर रोलो कहता है कि वो राजधानी चलने को तैयार है, शायद वो इनके कुछ काम आ सके। लीन सोचती है कि नॉर का दिल इतना बड़ा है। वहीं नॉर सोच रहा था कि काश उसे वो मेंढक खाने को मिल जाता, मजा ही आ जाता। खैर, ये लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं। लीन को राजधानी की चिंता हो रही थी। वहीं नॉर रोलो को बाहर जंगली घोड़े दिखाता है। इधर राजधानी में हम प्रिंस रेन को देखते हैं, जिसे सेनापति आकर बताता है कि सभी आम लोगों को यहाँ से खाली करवा दिया गया है। सभी सिख सोवरेंस ने मिलकर काफी मॉन्स्टर्स को मार डाला है, लेकिन हमें अब तक दुश्मन देश की सेना नहीं दिखी है। रेन सोचता है कि शायद वो हमारे थकने का इंतजार कर रहे होंगे और वो जरूर कोई बड़ा अटैक करने वाले होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये अटैक क्या होगा, ये कहां से होगा। वो चारों तरफ देखने लगता है और फिर उसकी नजर आसमान में जाती है। वो आसमान में एक इनविजिबल शील्ड को उड़ते हुए देखता है। रेन तुरंत अपने अनकवर मैजिक का यूज करता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और ये लोग आसमान में एक विशालकाय लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन को उड़ता हुआ देखते हैं,
जिसे देखकर प्रिंस रेन बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि ये तो तबाही का ड्रैगन है और ये एपिसोड की शुरुआत नॉर के बचपन से होती है, जब उसके पिता उसे ड्रैगन्स की कहानियां सुनाया करते थे कि ऐसे ड्रैगन्स जो लोगों का नुकसान करते हैं उन्हें डेविल ड्रैगन्स कहा जाता है और उन्हें मारने वाले एडवेंचरर को ड्रैगन स्लेयर। ड्रैगन्स को मारने के बाद उनके दांत, पंजों और हड्डियों से हाई क्वालिटी हथियार बनाए जाते हैं, जिससे राज्य की जीडीपी बेहतर होती है। इसीलिए ड्रैगन मारने वाले को हीरो समझा जाता है। नॉर कहता है कि उसे भी ड्रैगन स्लेयर हीरो बनना है, पर उसके फादर कहते हैं कि कुछ ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होते हैं और हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। वो सिर्फ जमीन पर चलकर ही भूकंप ला सकते हैं, अपनी पूंछ से बड़े बड़े पहाड़ गिरा सकते हैं। बल्कि कई सालों पहले ड्रैगन्स ने उनके महाद्वीप का सफाया ही कर दिया था और हीरो बनने के सपने देखते हुए नॉर सो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और नॉर राजधानी के ऊपर बड़े से ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है। लीन कहती है कि ये तो तबाही का ड्रैगन है। ये ड्रैगन बहुत ही विशालकाय था और राजधानी के सभी लोग इसे देख डर जाते हैं। रेन का सेनापति कहता है कि ये ड्रैगन तो अभी नींद में होना चाहिए था, यानी कि उनके दुश्मन देश ने इसे जगा दिया। रेन आदेश देता है कि राजधानी को पूरी तरह से खाली करवाया जाए और सभी आम नागरिकों को यहाँ से बाहर निकाला जाए और सभी सोवरेन 6 अलग अलग जगहों पर लड़ने में बिजी थे। गिलबर्ट राजा से जाके कहता है कि उन्हें तुरंत ही महल छोड़कर जाना होगा, वो ड्रैगन सब बर्बाद कर देगा। राजा कहता है कि तुम बहादुर सिपाही आम लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश करो, मैं यहीं रहकर इस ड्रैगन से लड़ूंगा। लीन और बाकी सब दूर से ये देख रहे थे। लीन को अपने भाई और फादर की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि उसके फादर राजधानी छोड़ के नहीं भागेंगे और उस ड्रैगन से लड़ने में मारे जाएंगे। नॉर, जिसने पहली बार एक ड्रैगन देखा था, वो कहता है कि मैं इस ड्रैगन को हैंडल कर लूंगा। वो लीन से कहता है कि उसकी पीठ पर वैसा ही विंड ब्लास्ट करे जैसा उसने गॉब्लिन किंग से लड़ते समय किया था। उससे नॉर बहुत ही तेजी से राजधानी पहुंच जाएगा। लीन को अपने मास्टर पे भरोसा था, इसीलिए वो मान जाती है। इधर राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि दुश्मन देश उस डंजन को पाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। उसका कहना था कि ये लोग उस डंजन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारी मिलिट्री पावर इतनी बढ़ जाएगी कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन राजा ऐसी शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उनके कंट्रोल से बाहर हो, जिस पर दुश्मन देश का राजा कहता है कि इसीलिए तुम हमेशा एक छोटे से देश के राजा ही रहोगे, क्योंकि कुछ बड़ा करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि उन पर ड्रैगन से अटैक होगा। वो अपने महल की छत पर जाता है। उसका राज्य खतरे में था और फिर भी उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि वो ठीक होगी या नहीं। शायद उसमें कभी राजा बनने के गुण थे ही नहीं। वो युद्ध के मैदान में ज्यादा अच्छा लगता है। राजा अपने देश के लोगों से माफी मांगता है, जो इतने सालों तक एक मूर्ख राजा की बात मानते रहे। वो अपने सारे पाप तो नहीं धो सकता, लेकिन इस ड्रैगन की एक आंख फोड़कर वो इसे अंधा जरूर कर देगा। इधर इनस डिवाइन शील्ड से एक सिलेंडर जैसा शेप बनाती है और नॉर को उसके सामने खड़े होने को बोलती है। इसके बाद लीन इस सिलेंडर के अंदर से अपना विंड ब्लास्ट मैजिक यूज करती है, जो कि पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और नॉर सुपर स्पीड से राजधानी की तरफ उड़ जाता है। इधर राजा के सामने वो ड्रैगन आ गया था। वो राजा पर अपनी एल्डर ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करने लगता है, जिसने इस महाद्वीप को सालों पहले जला डाला था। राजा समझ गया था कि उसे तो पलटवार करने का भी मौका नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपना एक गोल्डन नाइफ निकाल लेता है और बोलता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि हम इंसान कितने जिद्दी होते हैं। सोवरेन सेज बोलता है कि वो चाकू एक ब्लास्टिंग सोर्ड है, जो कि राजा के सारे मैना से एक बड़ा सा धमाका करेगा, लेकिन इसमें राजा भी मारा जाएगा। सब समझ जाते हैं कि राजा खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है। अब राजा अटैक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि कहीं से नॉर आ जाता है और तलवार मार के ड्रैगन का मुंह मोड़ देता है, जिससे उसकी एल्डर ब्रेथ आसमान में चली जाती है। नॉर का अटैक इतना जोरदार था कि ड्रैगन वहीं पे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि इस ड्रैगन में सोचने समझने की शक्ति है और वो सोचता है कि अभी क्या हुआ, मैं धूल में क्यों पड़ा हूँ। फिर वो नॉर को देखकर सोचता है कि क्या इस छोटे से आदमी ने ये किया है। वो उसे मारने का सोच लेता है, क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोरों को मारते हैं, यही कुदरत का नियम है। ड्रैगन अब अपनी पूंछ से नॉर को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर उसकी पूंछ को भी पैरी कर देता है।
जिससे ड्रैगन उल्टा होके गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने जब विंड ब्लास्ट का यूज नॉर पे किया था तो वो बुलेट से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ रहा था और वो तुरंत ही राजधानी तक पहुंच जाता है जब ये ड्रैगन अटैक के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन नॉर खुद को रोक नहीं पा रहा था तो वो सीधा ड्रैगन से जाके टकरा जाता है। नॉर सोचता है कि आज तो बाल बाल बच गया और आज के बाद वो कभी इस तरह से उड़ने को नहीं कहेगा। नॉर ये भी सोचता है कि ये ड्रैगन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इतनी आसानी से गिर गया, मतलब ये ड्रैगन उतना भी खतरनाक नहीं है जितना उसने सोचा था, यानी कि वो आराम से इससे लड़ सकता है। इनस और लीन भी घोड़ों पर बैठकर राजधानी में आ गई थी। वो लोग राजा को ढूंढकर उसे यहाँ से ले जाने आए थे, लेकिन अचानक ही इन पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है और ये तीनों अपने घोड़ों से गिर जाते हैं। ये हमला गॉब्लिन एम्पायरर्स ने किया था जो कि एक नहीं 3 थे और साइज में पहले वाले से भी बड़े थे। लीन अब सोचती है कि उसे डरने की बजाय नॉर की तरह सोचना चाहिए और वो इनस से कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बस मामूली गॉब्लिन्स हैं। जो सुन इनस को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस ड्रैगन के सामने तो गॉब्लिन्स कुछ नहीं है और हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। ये तीनों गॉब्लिन्स अब इनकी तरफ अटैक करने आते हैं। लीन उन पर आइस अटैक करती है पर वो नहीं रुकते और इनस की शील्ड तक पहुंच जाते हैं। रोलो अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और तीनों गॉब्लिन्स के माइंड को कंट्रोल कर उन्हें हिलने से रोक देता है। इसके बाद लीन आइस अटैक से उन्हें जमा देती है और फिर इनस एक बड़ी सी डिवाइन सोर्ड निकालकर उन तीनों गॉब्लिन्स को काट के उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लीन कहती है कि इनस को लोग डिवाइन शील्ड कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो डिवाइन सोर्ड वाले टाइटल की भी हकदार है और डीमन जाति भी कमाल होते हैं। रोलो ने सिर्फ कुछ शब्द कहकर उन तीनों गॉब्लिन्स को रोक दिया था। इतनी सी उम्र में इसके पास कमाल की शक्ति है। लीन कहती है कि उन्हें जल्दी राजा तक पहुंचना चाहिए। इधर ड्रैगन बार बार नॉर पे अटैक कर रहा था, लेकिन नॉर आसानी से उसके अटैक को पैरी कर देता है। ड्रैगन को समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। उसके पंजे तो हीरे से ज्यादा मजबूत हैं, फिर उनको चोट कैसे आ रही है। वहीं इधर नॉर अपनी तलवार को देखकर सोचता है कि इस पे कभी कोई खरोच कैसे नहीं आती, आखिर इस तलवार का राज क्या है। पर जो भी हो, इसकी मदद से वो ड्रैगन को हरा देगा। ड्रैगन अब उड़कर आसमान में चला जाता है अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए। वो अपनी एल्डर ब्रेथ को चार्ज कर उससे नॉर पर अटैक करता है, लेकिन नॉर अपनी तलवार से उसको भी पैरी कर देता है और वो बीम ऊपर चली जाती है और वहां जाके बहुत ही बड़ा धमाका करती है, जो देख इनस को यकीन नहीं होता। नॉर ने एल्डर ब्रेथ को पैरी कर दिया। वो ड्रैगन अब नॉर के पास आकर दहाड़ने लगता है। रोलो कहता है कि वो गुस्सा है क्योंकि नॉर उसे बड़ा खतरा मान ही नहीं रहा, जबकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। राजा अपनी छत पर खड़े होकर कहता है कि ड्रैगन्स को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व होता है और ये तो एल्डर ड्रैगन है जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन ये लड़ाई देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा और कमजोर है। यही सोच के ड्रैगन बहुत गुस्सा हो रहा था। वो फिर से नॉर को खाने जाता है तो नॉर इस बार उसका एक दांत तोड़ देता है और ड्रैगन उसके सामने गिर जाता है और उसकी आंखें भी लाल से पीली हो जाती हैं। लीन को लगता है कि शायद अब वो शांत हो गया, पर रोलो कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने नॉर के सामने हार मान ली है। रेन, गिलबर्ट और बाकी सभी आम लोग राजधानी से काफी दूर थे और वहीं से ये सब देख रहे थे। नॉर अब उस टूटे हुए दांत को देखता है और उसे अपने फादर की कही बात याद आती है कि ड्रैगन के दांत, पंजों और हड्डियों का इस्तेमाल हाई क्वालिटी हथियार और दवाइयां बनाने में होता है, जिससे देश को काफी फायदा होता है। इसीलिए ड्रैगन स्लेयर को हीरो कहा जाता है। लेकिन नॉर इस ड्रैगन को जान से नहीं मारता और वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है कि शायद मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ। ड्रैगन का अब लड़ने का मूड नहीं था। लीन अब नॉर को आवाज देते हुए उसके पास आने लगती